अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आई एम डूर हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए तो इस ईमेल के ऊपर अपनी स्टोरीज़ लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। ये स्टोरी मेरे नेबर्स की है। वो इंडिया के राजस्थान में रहते थे, हमारे ऊपर वाले घर में रहने से पहले। तो उन नेबर्स की एक बेटी थी जो कि मेरी बड़ी बहन भी बन गई थी। तो उन्होंने अपनी पुरानी हवेली से मुंसलिक एक वाक़या मुझे बताया था। राजस्थान में एक हवेली थी और वो हवेली उनके वालिद साहब ने बनवाई थी, उनके यहाँ रहने से 6 साल पहले वो भी। तो जब वो हवेली तामीर हो गई तो वो आप ही और उनकी पूरी फैमिली वहाँ रहने के लिए चले गए। उनकी फैमिली में उनके पापा, वालिदा और 2 भाई और एक बहन। उनका बताना है कि उस हवेली में उनको बहुत अजीब सी प्रेजेंस फील होती थी। 3-4 दिन उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया, पर कुछ दिन बाद गुजरने के उनको प्रॉपर किसी और की मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो गया। फिर उनके साथ इंसिडेंट्स होने लगे। उनके घर में सबको अजीब सा लगता था, तो सबके साथ कई बार कोई ना कोई इंसिडेंट लाजमी पेश आया था। पहला इंसिडेंट ये था, उनका छोटा भाई किचन में जाता है और वो देखता है कि उनकी वालिदा रोटियां बना रही थी और उनकी वालिदा ने घूंघट ओढ़ रखा था। ये देखकर उसको थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि आज से पहले तो उसकी वालिदा ने कभी घूंघट नहीं ओढ़ा था। तो खैर वो अपनी वालिदा से मुखातिब हुआ और उन्हें कहने लगा कि मेरी 2 रोटियां बना दीजिएगा। साथ ही उसके वालिद साहब ने भी आवाज़ दी और कहा कि मेरी भी चंद रोटियां बना दीजिएगा। तो आगे से उनकी वालिदा ने जवाब दिया कि हाँ ठीक है, मैं बना दूंगी। अब इस सब सूरत हाल में उस आपी के भाई को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन खैर वो नज़रअंदाज कर देता है। अब वो भाई किचन से निकलकर थोड़ा आगे ही जाता है तो वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि उसकी वालिदा ऊपर वाले फ्लोर में खिड़की की रॉड्स पे कपड़े डाल रही थी। वो भागते हुए अपनी वालिदा के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप तो अभी नीचे रोटियां बना रही थी, फिर आप यहाँ कैसे आ गई? तो उसकी वालिदा बोलती हैं कि मैं तो कब से ही ऊपर थी और रोटियां तो उन्होंने कब की बना रखी थी। और फिर वो उनको सारा वाक़या बताता है और फॉर सम रीज़न्स उसकी वालिदा उस पर यकीन भी कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें भी वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि उनके साथ भी कुछ माइनर इंसिडेंट्स होते रहते थे, जैसे रात में उनके छत पर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती थी और किचन में से बर्तन बजने की भी आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई बर्तन उठाकर खाना बना रहा है। सबको यही लगता था कि उनकी बहनें या फिर उनकी वालिदा किचन में होंगी, कुछ बना रही होंगी, लेकिन जब जाकर देखा जाता था तो किचन खाली होता था, वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। और ये सारा सिलसिला रात के 2 से 3 के दरमियान में हुआ करता था। दूसरा इंसिडेंट आप ही के साथ हुआ। वो और उनकी छोटी बहन एक रूम में सो रहे थे, कमरे में अंधेरा भी था। तो आप ही करवट लेती है अपनी लेफ़्ट साइड पर और देखती है कि उनके पैरों वाली साइड में उनकी छोटी बहन बैठी हुई थी। आप ही उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? तो वो कुछ जवाब नहीं देती और उठ के एक मटका रखा होता है पानी का, उससे पानी निकाल कर पीने लगती है। तो उसे देखकर आप ही भी बोलती हैं कि मुझे भी पानी पिला दो, पर वो उनको इग्नोर करके रूम से बाहर चली जाती है। आप ही ये सब लेफ़्ट साइड वाली करवट से देख रही होती है कि उनको पीछे से उनकी छोटी बहन की आवाज़ आती है और वो उन्हें कहती है कि आप ही मुझे पानी पिला दीजिए। वो उठती हैं और उठकर देखती हैं तो उनकी छोटी बहन तो बेड पर ही लेटी हुई थी। ये देखकर वो अचानक चिल्लाती हैं और कमरे की लाइट्स ऑन कर देती हैं। तो उनकी छोटी बहन भी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो, सब उठ जाएंगे। तो आप ही भागते हुए अपने वालिदैन के कमरे में चली जाती है और डर के मारे उनकी छोटी बहन भी उनके पीछे पीछे भागती है। वालिदैन के कमरे में आप ही उनको सारी बात बयान करती हैं और वहीं पर उनकी छोटी बहन भी मौजूद होती है। सबको घर में आकर पता चल ही जाता है कि यहाँ कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है और सबके साथ माइनर्स इंसिडेंट्स होते रहते थे, जिसको वो इग्नोर करते रहते थे। उनका वॉशरूम उनकी छत से अटैच था, राइट साइड का वॉशरूम, और उसी के सामने लेफ़्ट साइड पे छत का दरवाज़ा था।
वहाँ पे दिन का टाइम था और छत में उनके दोनों छोटे भाई बहन और उनके कज़न्स जो घर पे आए हुए थे वो सब ऊपर खेल कूद रहे थे। लेकिन आपी ने उन सबको ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो वो रूम में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी जाके उनको ज्वाइन कर लेती है और सब बातें करते हैं। वो देखते हैं कि जो आपी हैं वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। लाइक उनके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड थे। जब कोई हंस रहे होते थे सब, तो आपी ज़रूरत से ज़्यादा हंसती थी और बार बार एक कोने में जाकर किसी से धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। साथ ही साथ उसकी मुस्कुराहट भी बहुत ही खौफनाक सी थी। सबको बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि ये सबसे बड़ी, सबको बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि ये बहन सबसे बड़ी थी और उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी खामोश और डिसेंट सी है। और वो इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है, ये सबके मन में एक सवाल था। नीचे से वालिदा की आवाज़ आती है कि सब खाना खाने आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है तो फ़ौरन नीचे आ जाओ। अब सब नीचे उतरने लगते हैं कि देखते हैं कि आपी वॉशरूम से निकलकर वॉश बेसिन में हाथ धो रही होती है। अब सब मुश्तरका तौर पर पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर तो वो आपी थी ही नहीं जो थोड़ी देर पहले उनके साथ थी। सब चिल्लाकर डर के नीचे भागते हैं और फिर सब इस सारे वाक़ये को एक्सप्लेन करते हैं, जिस पर आपी का तो ये जवाब होता है कि वो तो अपने रूम से निकली ही नहीं थी बल्कि पढ़ाई कर रही थी और खाना खाने से पहले बस वॉशरूम में फ्रेश होने गई और मुंह हाथ धोकर वो तुम लोगों के सामने आ गई। सब उस वक्त बेहद डर गए थे। फिर आखिर में लास्ट इंसिडेंट उन घर वालों में से वालिद साहब के साथ पेश आया। उनके वालिद साहब रात में सो रहे थे कि उनकी नींद अचानक खुलती है और वो देखते हैं कि उनके ऊपर लाल लिबास में घूंघट ओढ़ के एक औरत बैठी हुई थी, ठीक उनके सीने के ऊपर। और सिर्फ बैठी नहीं थी बल्कि उनका गला दबा रही थी। वो तड़प रहे थे और वो औरत कॉन्टीन्यूसली बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की तो उनकी आंख लग गई और सुबह उठ के उन्होंने वो सारा वाक़या अपने घर वालों को बताया कि रात में उनके साथ भी आखिरकार कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने एक आलिम से रुजू किया, उनको घर में बुलाया और सारे के सारे किस्से उनके साथ बयान किए। तो उन्होंने घर के एक कमरे में ताला लगवा दिया और वहाँ पर उन्होंने कुछ दम दरूद भी किया। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। उन्होंने बताया कि यहाँ तुम्हारे साथ एक मखलूक रहती है और वो काफ़ी ख़तरनाक है और उसका यहाँ पर बसर हवेली बनने से पहले से है। फिर एक जगह थी उस घर पे, क्योंकि ये हवेली, फिर उन्होंने उस हवेली में एक जगह पर खुदाई करवाई। जब खुदाई हुई तो उस खुदाई में से एक गोश्त का टुकड़ा, सड़ा हुआ नींबू और लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा मिला, जिसको सब देखकर बेहद खौफजदा भी हुए और हैरान कुन भी रह गए। जिसके बाद उनके वालिद साहब ने फ़ौरन उस सब सामान को फेंकवा दिया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उन सब घर वालों को उस हवेली में कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके लिए ये सारा इंसिडेंट बेहद ट्रॉमेटिक था। तो उन्होंने आखिरकार वो हवेली छोड़ दी और फिर हमारे ऊपर वाले घर में शिफ्ट हो गए। मेरा नाम नाजिया है और मेरा ताल्लुक़ इंडिया के आसाम से है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी आपी और उसकी सहेली के साथ हुए हादसों से जुड़ी है। मेरे आपी और उसकी सहेली 1 महीने पहले एक 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। वो दोनों फ्लैटमेट्स होने के साथ साथ क्लासमेट्स भी थी। उनके फ्लैट में 2 कमरे और एक किचन हॉल था। हैरानी की बात ये थी कि जब वो दोनों फ्लैट देखने गए तो मालिक मकान ने उनसे ना तो स्टूडेंट ID मांगी और ना ही डॉक्यूमेंट्स। फ़ौरन ही उन दोनों को शिफ्ट होने को कह दिया। उन्होंने उनके पुराने फ्लैट से न्यू फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए 2 दिन लगा दिए। पहले दिन उन्होंने अपना आधा सामान शिफ्ट किया, लेकिन दूसरे दिन बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से सभी रास्ते बंद हो चुके थे, तो जिसकी वजह से उनको 1 दिन बाद शिफ्ट होना पड़ा। जैसे ही दूसरे दिन वो लोग अपने फ्लैट में गए तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही गंदी और अजीब किस्म की बदबू आई, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब उन्होंने अपने बैग्स देखे तो उनके बैग्स पर किसी ने यूरिनेट किया हुआ था, जिसकी वजह से आपी की सहेली को
उन बैग्स को डिस्कार्ड करना पड़ गया था। जब उन्होंने ये बात उनके मालिक मकान को बताई तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि किसी बिल्ली का काम होगा। शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद जब आपी खाना बना रही थी तो उनकी सहेली अपने कमरे में नमाज़ पढ़ रही थी। उन्हें आवाज़ आई जैसे उनकी सहेली उन्हें बार बार बुला रही है। तो जैसे ही आप ही उनकी सहेली के कमरे में जाकर उनसे पूछती हैं कि भाई क्या हुआ है, क्यों मुझे इस तरह से बुला रही हो, तो उनकी सहेली शॉक्ड हो गई क्योंकि उन्होंने तो आप ही को बुलाया ही नहीं था। इस हादसे के कुछ दिनों बाद एक दिन मेरी आप ही फ़ोन पर मेरी वालिदा से बात करते हुए सो गई थी और उसी वक्त मेरी आप ही की सहेली बाथरूम से वज़ू करके हॉल से होते हुए अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने जा रही थी। तो उसे आप ही के कमरे के कॉर्नर में आप ही रोती हुई नज़र आई। नमाज में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं था तो उसने सोचा मैं जल्दी से नमाज अदा करती हूँ और फिर उसके बाद अपनी सहेली के पास जाती हूँ, पूछती हूँ क्या माजरा है, क्यों इस तरह से गमगीन हो। उसके नमाज ख़त्म होते ही आप ही उसके कमरे में खुद ही आ गई और आप ही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी नींद से उठ कर आई हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम इस तरह से क्यों रो रही थी, तो मेरी बहन ने जवाब दिया कि वो तो सो रही थी और वो भी बहुत वक्त पहले से। तो उनकी दोस्त ने सब कुछ आप ही को बताया तो उसके बाद दोनों ही खौफज़दा हो गए, लेकिन दोनों क्योंकि नमाज़ पढ़ते थे और अल्लाह के कलाम की बाकायदगी से पाबंदी करते थे तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घर वालों को कुछ बताया भी नहीं। उन दिनों मेरी यूनिवर्सिटी में फंक्शंस होने वाले थे तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के पास चली गई। उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं ताकि मैं डर ना जाऊं, लेकिन वहाँ मुझे कुछ अजीब सा खौफ महसूस होता था क्योंकि मैं हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने उन्हें ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा और अपनी आप ही की सहेली से ज़िद की कि मुझे जिन स्टोरीज सुनाए। उन्होंने जिन स्टोरीज सुनाई और हम तीनों ही खौफज़दा हो गए। अगले ही दिन मुझे न जाने क्यों बहुत तेज़ बुखार हो गया और वो मुसलसल 3 दिन तक रहा। उस दौरान मेरी बहन और उसकी सहेली मेरे लिए मेडिसिन और खाने का सामान खरीदने बाहर गई थी, जबकि मैं अकेली थी। अब उस वक्त मुझे बुखार भी था और खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों चली गई मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई है। मैं खिड़की से ऐसे ही बाहर मुंह किए इधर उधर देख रही थी, तो जब तक वो लोग नहीं आए मैं उस दौरान आयतुल कुर्सी पढ़ के यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगी। उनके आने के बाद फिर मुझे आखिरकार चैन आया। मैंने उन सबको बताया तो नहीं क्योंकि मुझे ये खौफ जो मुझे महसूस हो रहा था सिर्फ एक वहम लग रहा था। और अगले दिन मैं वापस अपने प्राइवेट हॉस्टल में चली गई। सब कुछ होने के बाद मेरी बहन और उसकी सहेली दोनों एक ही रूम में सोया करते थे, लेकिन बात ये थी कि उन्हें वहाँ ना ही नींद आती थी और सोने के बावजूद आधी रात को उनकी नींद टूट जाती थी। एक दिन उन्हें अपने बिस्तर के पास एक अजीब सी बदबू आने लगी तो दोनों ही उठ गई और उन्होंने जब लाइट ऑन की तो देखा कि उनके किचन के डस्टबिन का गंदा सामान उनके बिस्तर के पास रखा हुआ था। उसी दिन उन्हें मालूम पड़ चुका था कि ये जो कुछ भी है एक अच्छी मखलूक नहीं है और फ़ौरन ही उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से बात की तो पता चला कि लैंडलॉर्ड को तो इस सब के मुतल्लिक पहले से ही मालूम था कि वहाँ पर किसी और मखलूक का बसेरा है। ये सब मालूम पड़ने के बाद एक ही दिन बाद मेरी बहन और उनकी सहेली उस फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मेरा नाम एमन है और मुझे आपकी स्टोरी सुनना बेहद पसंद है। ये कहानी मेरी दूसरी बहन के साथ हुई थी। मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है, वैसे हमारा घर बिहार में है, लेकिन हम सब ने पढ़ाई बेंगलोर से की है। ये वाक़या 2019 का है जब मेरी बहन MBA कर रही थी। उस दौरान उसके पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे। वो देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। जब उनकी रूममेट सो गई थी तो वो अपने रूम से उठकर बगल वाले कमरे में पढ़ने के लिए चली गई, जो कि 1 हफ्ते पहले खाली हुआ था। रात के तकरीबन 2:15 हो रहे थे कि किसी के गाने की आवाज़ बहुत मीठी सुर में मेरी बहन को सुनाई दी। तो बहन को लगा कि कोई लड़की कमरे से बाहर गाना गा रही होगी, तो वो उठकर रूम का दरवाज़ा खोलकर जब बाहर देखती है तो बाहर तो कोई भी नहीं होता और हॉस्टल पूरा सन्नाटे में गुम होता है।
फिर दरवाज़ा बंद करके वो आकर बैठकर पढ़ने लगती है। लेकिन कुछ मिनट्स के बाद वो आवाज़ बहन के कमरे में ही तेज़ हो जाती है और इस बार जो गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है वो किसी और ज़ुबान में सुनाई देती है। फिर 2:30 बजे वो आवाज़ आपी को अपने बगल से सुनाई देती है, जैसे कोई उनके साथ बैठा। बहन बेहद डर गई थी तो उन्होंने अपनी बुक्स अरेंज की और फ़ौरन रूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही वो आवाज़ मद्धम हो गई। बहन कमरे से बाहर आई और अपने रूम में जाकर आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने के लिए लेट गई। लेकिन वो बताती हैं कि अव्वल तो ये किस्सा सारा बहुत ही मुख्तसर है, पर आज भी अगर उसको याद किया जाए तो बेहद खौफ महसूस होता है। ये स्टोरी मेरी बड़ी बहन से रिलेटेड है। जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली एक किराए के घर पे रहती थी। उस घर में एक जिन का बसेरा था और ये बात हमें भी पता थी और मालिक मकान को भी। वहाँ अच्छे जिन भी थे और बुरे जिन भी थे। जो बुरे थे वो बहुत ज़्यादा हावी थे। हम रूम्स की कुंडी बंद करके सोते थे और रोज़ रात दरवाजे पे दस्तक होती थी, जैसे कोई दरवाजे पर हाथ रख कर अंदर आता है वैसे। ये चीज़ें हम लोगों के लिए कॉमन हो गई थी। अगर हम बुक्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते और थोड़ी देर बाद कमरे में आते तो सारी बुक्स वैसी ही बिखरी पड़ी मिलती थी। एक रात के किस्से ने सबका दिल दहला दिया। हम सब सो रहे थे कि रात के पहर मेरी बड़ी बहन चिल्ला के अचानक से उठ जाती है और लाइट्स वगैरह ऑन करके सबसे पूछती है कि आखिर मसला क्या है। लेकिन कुछ देर बाद वो कुछ भी नहीं बोलती और फिर उसके बाद वो एक्सप्रेस करती है कि उसके सीने पर एक बहुत ही अजीबोगरीब मखलूक आकर बैठी हुई थी। उसने बताया कि सोते हुए अचानक से उसकी आंख खुली। उसे बाकायदा एहसास हुआ कि उसके चेस्ट पर कोई पैर रख के खड़ा हुआ है और एक एक करके अपने पैरों से उसके ऊपर अपना वज़न बढ़ाता जा रहा है। वो बोल नहीं पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। यहाँ तक कि तख्त पर मेरा भाई जो सो रहा था वो उसे भी उठा नहीं पा रही थी। उस मखलूक ने उसके ऊपर बैठकर बहुत ज़ोर से उसके बाल खींचने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से वो चिल्ला के उठ गई। इस किस्से के बाद भी बहुत कुछ हुआ, जैसे कि एक बार मेरे वालिद साहब कमरे में सो रहे थे और अंधेरे में लाल आंखें उन्होंने देखी थी। और सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि मैंने भी इन चीज़ों को अपने इर्द गिर्द महसूस किया था। एक बार बहुत भारी आवाज़ में सांस लेने की आवाज़ सुनी और एक रात 3 बजे के करीब मेरे सर पर हल्का सा किसी ने टैप किया। मैंने कंबल हटाया तो कोई भी नहीं था और मेरे बाकी घर वाले भी सोए हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता ये शैतानी चीज़ें बहुत बढ़ने लगी तो हमने अपने मौलाना को बताया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी इस घर को आप छोड़ दें वही बेहतर होगा। मौलाना ने उस जिन का हुलिया बताया जो हमें परेशान करता। उन्होंने बताया कि वो सांवले रंग का है और ऊंचे कद का है और एक बार मैंने भी ऐसे ही आदमी को अपने ख्वाब में देखा था जो कि बहुत वहशत ज़दा अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहा था। हमारा नया घर बनने में काफ़ी वक्त लगा था और वक्त के साथ साथ शैतानी हरकतें भी बढ़ती गई। फिर अल्लाह के करम से हमने वो घर छोड़ दिया और अपने घर में आकर बस गए। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत से किस्से और भी हैं जो मैं फिर आप सबको सुनाऊंगी।